ऐसा नहीं है, उसने पहलू बदल कर कहा। मैंने सिर्फ कानून का तकाजा पूरा किया था, लेकिन अब तुम बाइज्जत बरी हो चुके हो। मैं तुम्हें दोबारा ड्यूटी पर लेने को तैयार हूँ। तुम कल सुबह मुझसे दफ्तर में मिलो। तुम बहक रहे हो मेरी जान, मैं जहर खान से बोला। मैं ईमानदार ज़रूर हूँ, लेकिन इतना अहमक नहीं कि तुम्हारे झांसे में आ जाऊँ। और तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने स्पाट लहजे में पूछा। वो तमाम धन दौलत जो तुमने अपने इस खूबसूरत मकबरे में जमा कर रखा है। मैंने उसकी ख्वाबगाह पर नज़र डालते हुए सफाक लहजा इख्तियार किया। शराफत से मेरी बात मान लोगे तो शायद मैं तुम्हारे साथ कोई रियायत कर दूं। दूसरी शक्ल में तुम्हें कोई नया खेल खेलने की खातिर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम गलती करोगे। उसने संभाला लेने की कोशिश की। तुमने अगर मुझे मार दिया तो खुद भी जिंदा ना बच सकोगे। रहीमुद्दीन मुझे एक लम्हे तक देखता रहा, फिर उसने जिस फुर्ती से तकिए के नीचे से हाथ डालकर अपना रिवॉल्वर निकाला, उसे देखकर मैं भी हैरान रह गया। लेकिन खौफ मेरे जहन से कोसों दूर था। उसके हाथों में दबा हुआ इशारिया 3-8 का रिवॉल्वर भी मुझे बच्चों के खिलौनों की तरह लग रहा था। शायद वो जोगी सीताराम की उस शैतानी कुव्वत का करिश्मा था जो एक बार पहले भी मेरे काम आ चुकी थी। इस वक्त भी सीताराम की मावराई कुव्वतों ने मेरे दिलो दिमाग को पूरी तरह तस्खीर कर रखा था। मेरा जहन सिर्फ उन्हीं बातों पर अमल करने को सोच रहा था जो सीताराम ने मेरे जहन में बिठा दी थी। इस खिलौने को जेब में रख लो रहीमुद्दीन, मैंने मुस्कुराकर लापरवाही से कहा। मौत से फरार हासिल करने की खातिर अगर तुम तिजोरी खोलकर उसकी तमाम पूंजी मेरे हवाले कर दो तो ये सौदा तुम्हारे लिए ज्यादा महंगा नहीं होगा। मेरी बात पर ठंडे दिल से गौर करने की कोशिश करो। बास्टर्ड! रिवॉल्वर हाथ में आ जाने के बाद उसके हौसले बुलंद हो गए थे। उसने बड़ी हिकारत से कहा, इस वक्त तू मेरे रहमो करम पर है। अगर तूने एक जर्रा भी हिमाकत की तो मैं तेरा जिस्म गोलियों से छलनी कर दूंगा। तिजोरी का सारा माल निकाल कर मेरे कदमों पर डाल दो, मैंने लापरवाही से कहा। इसके साथ तुम्हें मुझे अपनी एक तहरीर भी देनी होगी कि तू शायद पागल हो गया है। वो मेरी बात कहकर तेजी से मसहरी से नीचे आ गया। मुझे बताओ कि तुम्हें मेरी ख्वाबगाह तक पहुंचाने की गलती किसने की है? जोगी सीताराम ने, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। वो जो महान शक्ति का मालिक है। तुम शराफत से जबान नहीं खोलोगे शायद। वो गुस्से से होंठ चबाने लगा। शराफत छोड़कर तुम अपनी कमीनगी भी आजमा कर देख लो। मैंने उसे कहर आलूद नजरों से घूरा। तुम्हें मेरी बात का अंदाजा भी हो जाएगा। रहीमुद्दीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। उसमें झल्ला कर यके बाद दीगरे 2 फायर किए, लेकिन फिर उसकी आंखें भी हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसके रिवॉल्वर से निकलने वाली गोलियां मेरे कदमों पर पड़ी नजर आ रही थीं। मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। मैं इससे पहले भी जोगी सीताराम की शैतानी कुव्वतों का तमाशा देख चुका था। वो हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन कुव्वतों का मालिक था। तुम्हारे रिवॉल्वर के चैम्बर में अभी 3-4 गोलियां और भी होंगी, मैं सर्द आवाज में बोला। उन्हें भी आजमा कर देख लो, दिल में कोई हसरत ना रह जाए। जवाब में उसने बाकी गोलियां भी दाग डाली, लेकिन उनका भी वही अंजाम हुआ। रहीमुद्दीन की आंखें पटपटाने लगीं। जो कुछ हुआ खुद उसे भी यकीन नहीं आ सका था। वो भी बुत बना खड़ा मुझे हैरत से देखने लगा। अब शराफत से तिजोरी खोलकर सारी जमा पूंजी किसी बैग में डालकर खामोशी से मेरे हवाले कर दो, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उसने किसी मामूल की तरह रिवॉल्वर हाथ से गिरा दिया, फिर बाएं जानिब दीवार पर लगी एक फ्रेम शुदा तस्वीर को उतारा तो उसकी पुष्ट पर वो तिजोरी नजर आने लगी, जिसके अंदर उसने करोड़ों की रकम के अलावा जेवरात और सोने की ईंटें भी छुपा रखी थी। मैं खामोश खड़ा उसे घूरता रहा। उसने एक बैग में तिजोरी का सारा माल निकाल कर डाला, फिर मेरे कदमों में लाकर डाल दिया। देखा बालिक, तूने जोगी की महान शक्ति का चमत्कार। सीताराम की आवाज मेरे कानों में गूंजी। तूने एक झटके में इतनी धनो दौलत हासिल कर ली कि बरसों चैन की बंसरी बजा सकता है। इस धन पर अब केवल तेरा अधिकार है। इसे सींथ कर रखना। इसकी शक्ति भी बड़ी बड़ी अनमोल चीजें खरीद सकती है। मेरी नजरें बदस्तूर रहीमुद्दीन के चेहरे पर मरकूज थीं, जिसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, उसने रहम तलब लहजे में दरखास्त की। अब तुम मुझे जान से नहीं मारोगे? नहीं, मैं जहर खान से बोला। ये नेक काम भी तुम खुद अंजाम दोगे? नहीं नहीं, वो दीवानों की तरह चिल्लाने लगा। तुम ऐसा नहीं करोगे रहीमुद्दीन, मैंने उसकी चीखो पुकार से लुत्फ अंदोज होते हुए कहा। मसहरी की चादर से अपने लिए फांसी का फंदा तैयार करो, उसको पंखे में बांधकर दूसरा सिरा अपने गले में डाल लो। यही तुम्हारी सजा है, यही मेरा हुक्म है। फिर वही हुआ जो मैंने चाहा था। रहीमुद्दीन ने मेरी हिदायत के मुताबिक खुद को पंखे से लटका कर खुदकुशी कर ली। उसका जिस्म कुछ देर तक हवा में फड़फड़ाया, फिर उसकी गर्दन का मनका टूट गया। उसकी आंखें बेनूर होकर हल्के से बाहर आ गईं। मैं बैग उठाकर उसकी ख्वाबगाह से फातिहाना अंदाज में निकला।
जोगी सीताराम की लाजवाल ताकत मुझे कंट्रोल कर रही थी। मैं एक दूसरी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ जहां जीरो पावर का एक नीला बल्ब रोशन था। मैं दरवाज़ा अंदर से बंद करके आगे बढ़ा तो मैंने एक चांद से चेहरे को नरमो गर्म मसहरी पर महवे ख्वाब पाया। उसकी कमसिन जवानी के ही जान अंगेज नशेब व फराज को सफ़ेद ड्रेसिंग गाउन से झलकता देखकर मेरे जिस्म से कन खजूरे लिपट गए। सीताराम ने गलत नहीं कहा था, झरना इसके कदमों की धूल भी नहीं थी। मेरे जज्बात में आग लग गई, मेरे हलक में कांटे से चुभने लगे। मुझ पर जनूनी कैफियत इतनी शिद्दत से तारी हुई कि मैं इंसान से दरिंदा बन गया। मेरे मुकाबले में वो पालतू हिरनी कोई मज़ाहमत ना कर सकी, सिर्फ हाथ जोड़ जोड़ कर मुझे दुनिया जहान के वास्ते देती रही, चीखती चिल्लाती रही, तड़पती रही। लेकिन मैं अंधा हो गया था, बहरा हो गया था, मैं अपने होश हवास खो बैठा था। मैं अपने आप में था भी कहाँ जो किसी बात पर गौर कर सकता। मेरी इंसानी मशीन के तमाम कल पुर्जे जोगी सीताराम के कब्जे में थे, जो कहीं दूर बैठा रिमोट अपने हाथ में लिए मुझे कंट्रोल कर रहा था। मैं रहीमुद्दीन की आलीशान कोठी में कब और किस तरह दाखिल हुआ, उसकी ख्वाबगाह के बंद दरवाजे मुझ पर किसने खोले, गेट पर मौजूद पहरेदारों ने मुझे देखकर अपनी राइफलें नीचे क्यों झुका लीं, मुझे गोलियों से छलनी क्यों नहीं किया गया, रहीमुद्दीन ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई हुई हराम की दौलत मेरे कदमों में इतनी खामोशी से क्यों डाल दी। मैंने उसकी फूल जैसी नाजुक और मखमली जिस्म वाली लड़की को अपनी वहशत और जुनून के कदमों तले रोंद डाला, मसल दिया, लेकिन उसकी चीखों पुकार की आवाज़ें किसी के कानों तक नहीं पहुंची। क्या मकान के साथ साथ मकीनों की नज़रों पर पट्टी भी बंधी थी? उनकी कुव्वत समात मुअत्तल हो गई थी? क्या तिलिस्म था जिसने हर नामुमकिन को मेरे लिए मुमकिन बना दिया था? मैं दंदनाता फिर रहा था, दूसरे माजूर और बेबस होकर रह गए थे। वो क्या सहर था, क्या इसरार था? मैं आज भी कभी सोचता हूँ तो सब ख्वाब की बातें मालूम होती हैं, लेकिन वो ख्वाब नहीं था, एक नाकाबिले यकीन हकीकत थी। मैं एक अजीब नशे की कैफियत से दो चार था। मैं उस कैफियत को कोई नाम नहीं दे सकता। शायद मुझे ख्वाब बेदारी का मर्ज लाहक हो गया था। मुझे किसी बात का मुतलिक होश नहीं था। फिर मैंने थके हुए अंदाज में खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। मेरा जहन कैफियत व मस्ती के आलम से सरशार था। मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। मेरी जनूनी कैफियत का शिकार होने वाली मासूम और बेगुनाह लड़की आहिस्ता आहिस्ता सिसकियाँ भर रही थी। फिर उन सिसकियों की आवाज़ें भी मादूम होती चली गईं। मेरे आसाब का तनाव टूट चुका था। मैं घुप अंधेरों में डूबकर सब कुछ फरामोश कर चुका था जब किसी ने दरवाजे की कॉल बेल बजानी शुरू की। बड़ी देर तक मेरे वजूद के सन्नाटे में घंटियों की आवाज़ें गूंजती रहीं। फिर मैंने घबरा कर आंखें खोल दीं। मेरी आंखें हैरत से पटपटाने लगीं। झरना ने मुझे जो मकान सर छुपाने की खातिर आर्जी तौर पर दिया था, मैं इस वक्त उसी की ख्वाबगाह में मौजूद था। मैंने दीवार गिर क्लॉक पर नज़र डाली। सुबह के 10 बज रहे थे। घंटी के बाद किसी ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया तो हड़बड़ा कर मैं उठ बैठा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने झरना खड़ी थी। तुम कब आई? मैंने जमाई लेते हुए सवाल किया। वो मेरी बात का जवाब देने के बजाय तेज़ी से कदम बढ़ाती अंदर आ गई। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उसे गौर से देखा। वो कुछ परेशान और उलझी उलझी नजर आ रही थी। क्या बात है? मैंने एक मुमकिन खतरे के पेश नज़र सवाल किया। क्या कर्नल को इल्म हो गया कि मैं यहाँ मौजूद हूँ? जहन्नुम में गया कर्नल, वो उलझ कर बोली। फिर मुझे सर से पांव तक घूरते हुए पूछा, कल जब मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर गई थी उसके बाद तुम कहीं बाहर गए थे? नहीं, मैंने स्पाट लहजे में जवाब दिया। झरना को देखने के बाद मुझे एक लम्हे को यही ख्याल हुआ कि मैंने रहीमुद्दीन के सिलसिले में कोई ख्वाब ही देखा था। शायद वो उससे मेरी नफरत का रद्द-ए-अमल था जो मुझे रात भर परेशान करता रहा था। तुमने कल से अब तक कुछ खाया पिया भी था? झरना ने हैरत से दरियाफ्त किया। उसकी हैरत में तजस्सुस भी शामिल था। नहीं, मैं तवील अंगड़ाई लेकर लापरवाही से बोला, मेरा ख्याल है कि तुम ना आती तो शायद अभी भी मैं 2-4 घंटे और सोता ही रहता। झरना के चेहरे पर उलझन और परेशानी की मिली जुली कैफियत तारी थी। वो किसी बात से परेशान थी लेकिन मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। क्या बात है? मैंने उसकी कमर में हाथ डालकर बेतकल्लुफी से दरियाफ्त किया। तुम इस वक्त मूड में नजर नहीं आ रही हो। हाँ, कुछ ऐसा ही मामला है। मुझे नहीं बताओगी? मैंने प्यार से उसकी आंखों में झांका। मैंने अभी कुछ देर पेशतर रहीमुद्दीन को उसके ऑफिस फ़ोन किया था। उसने मुझे टटोलती नज़रों से देखते हुए कदरे संजीदगी से कहा, मैं उससे तुम्हारे सिलसिले में बात करना चाहती थी। फिर क्या उसने तुम्हारा हुक्म मानने से भी इनकार कर दिया? मैंने हल्का सा तंज किया। वो आज सिरे से दफ्तर आया ही नहीं। झरना ने परेशान लहजे में अपनी बात जारी रखी। उसके पीए ने मुझे इत्तला दी है कि रात उसने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है।
मेरे जहन में एकदम धमाका हुआ। झरना की जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज मेरे जहन पर हथौड़े बरसा रहा था। मुझे वो मंजर याद आ गया जब मेरे कहने पर रहीमुद्दीन ने अपने बिस्तर की चादर को गले में बांधकर खुद को सीलिंग फैन से लटका दिया था। हल्कों से उबली हुई उसकी आंखें मेरे जहन में चकराने लगीं। मेरी आंखों के सामने वो तमाम मनाजिर रक्स करने लगे जो मैं ख्वाब समझ रहा था। मेरी पेशानी पर पसीने की नमी आ गई। तुम क्या सोचने लगे? झरना ने मेरे चेहरे के तासुरात को बगौर देखते हुए कहा। अब शायद मेरा केस और उलझ जाएगा। मैंने गोल मोल जवाब दिया। भूल जाओ मुलाजमत को। उसने अपनायत का इजहार किया। मेरी अपनी कमाई हुई दौलत बैंक में पड़ी सड़ रही है, वो किस दिन काम आएगी? झरना, मैंने उसकी पेशकश नज़रअंदाज करते हुए संजीदगी से पूछा, क्या तुम रहीमुद्दीन के घर फ़ोन कर सकती हो? हाँ, लेकिन तुम उसकी खुदकुशी की खबर सुनकर इस कदर। मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी खुदकुशी का सबब क्या है। मैंने उसकी बात काट कर इसरार किया। प्लीज़ तुम मेरी खातिर मालूम करने की कोशिश तो करो। तुम किस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हो? वो फिर मुझे कुरेदने लगी। तुम फ़ोन नहीं कर सकती तो रहने दो, मैंने उलझ कर कहा। मैं किसी और जरिए से मालूम कर लूँगा। झरना ने मेरी कैफियत को महसूस करते हुए कोई जवाब नहीं दिया। बाहर आकर फ़ोन का रिसीवर उठाया और रहीमुद्दीन के घर के नंबर डायल करने लगी। मेरे दिल की धड़कनें हर लम्हा तेज़ से तेज़ तर होती जा रही थीं। कुछ देर तक झरना दूसरी तरफ से फ़ोन उठाने वाले से बात करती रही, फिर रिसीवर रख कर बोली, घर वाले किसी एक अहम बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की तफ्तीशी टीम अपना काम कर रही है। झरना का जुमला मेरे जहन में किसी बिच्छू की तरह डांक मारने लगा। मैं समझ गया कि वो अहम बात क्या होगी। उन्होंने वक्ती तौर पर 2 और 2 4 करने की कोशिश की होगी। रहीमुद्दीन की खुदकुशी की वारदात को जवान बेटी की आबरू रेजी से मंसूब कर दिया होगा। पुलिस वाले भी यही सोच रहे होंगे कि उन्होंने कोठी के पहरेदारों को हिरासत में ले लिया होगा। दूसरे मुलाजमों को भी कुरेदने की कोशिश की जा रही होगी। यके बाद दीगरे होने वाली 2 संगीन वारदातों ने पुलिस और बाअसर हलकों में खलबली मचा दी होगी। हुकूमत की मशीनरी भी हरकत में आ चुकी होगी। सब सर जोड़े बैठे किसी आखिरी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे। मुमकिन है किसी हवाले से मेरा नाम भी दरमियान में आया हो, जो कि सीताराम के बारे में तो किसी को वहमो गुमान भी नहीं होगा। लेकिन मुझे गुज़िश्ता रात की एक एक बात याद आ रही थी। उसी ने मुझे अपना हाथ थाम कर आंख मूंदने को कहा था। फिर आंख खुलने के बाद मैंने खुद को रहीमुद्दीन की ख्वाबगाह में पाया था और उसके बाद मेरा ख्याल है कि तुम रहीमुद्दीन के खुदकुशी का कुछ ज़्यादा ही असर ले रहे हो। झरना ने मेरी खामोशी को महसूस करते हुए कहा, कमान हाज़र, रिलैक्स। रहीमुद्दीन की जगह जो दूसरा ऑफिसर तैनात होगा उसे भी तुम्हारे केस पर हमदर्दी से गौर करना होगा। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि अदालत ने तुम्हें बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया है? झरना की बात सुनकर मैं चौंका, लेकिन मेरा जहन बदस्तूर हालात के ताने बानों में उलझा रहा। रहीमुद्दीन को फांसी के फंदे पर लटकने का हुक्म देने से पेशतर मैंने एक बैग में उसकी तमाम जमा पूंजी इकट्ठी करवा ली थी। वो बैग कहाँ था? क्या मैं उसे दूसरी ख्वाबगाह में भूल आया था? उस पर मेरी उंगलियों के निशानात भी ज़रूर होंगे। तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मैंने संजीदगी से सोचा। इस बार शायद फिंगरप्रिंट्स के ठोस सबूत के बाद जोगी सीताराम के फरिश्ते भी मुझे फांसी के फंदे से निजात नहीं दिला सकेंगे। फिर मन ही मन में हिचकोले खाने लगा, डगमगाने लगा। सीताराम की मानूस आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी, अभी तो तूने महान जोगी को ठीक तरह से परखा भी नहीं और तेरे मन में मैल आने लगा। लेकिन जो कुछ सोच विचार कर रहा है उसे अपनी खोपड़ी से निकाल दे, निश्चिंत हो जा। सीताराम ने कहा, महान जोगी ने देवी देवताओं की भक्ति में जीवन त्याग दिया है, बरसों मंडल में बैठकर जाप किया है, तब कहीं जाकर महान शक्तियां प्राप्त की हैं। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मूर्ख, तू जिस बैग के लिए परेशान हो रहा है वो अलमारी में धरा है। उसने लापरवाही से अपनी बात जारी रखी। जो खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी नापते रह जाएंगे, उनके हाथ भी कुछ नहीं आवेगा। लेकिन रहीमुद्दीन की खुदकुशी को किसी ना किसी खाने में तो फिट किया जाएगा। मैंने दिल ही दिल में सीताराम से सवाल किया, जो कहीं आस पास ही मौजूद था लेकिन नजर नहीं आ रहा था। डाकू और लुटेरे आए थे, रहीमुद्दीन की हराम की कमाई और इकट्ठा की हुई सारी धनो दौलत को बटोर ले गए। जाते जाते उसकी खूबसूरत पुत्री के शरीर से अपने मन की प्यास भी बुझा ली। फाकी वर्दी वाले इसके सिवा और कोई बात सोच ही नहीं सकते। आज़र, झरना ने मेरी तवील खामोशी को महसूस करते हुए कहा, क्यों बिला वजह अपने आप को हल्कान कर रहे हो? मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हारी मुलाजमत पर कोई आंच नहीं आएगी। हाँ, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, तुम शायद ठीक कहती हो।
तुमने कल से अभी तक कुछ खाया पिया भी नहीं होगा, उसने चौंक कर कहा। फिर मुस्कुरा कर बोली, तुम वॉशरूम में जाकर नहा धो लो, मैं आज अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। उसके बाद तुम्हारे लिए शॉपिंग करने चलेंगे। झरना किचन की तरफ चली गई तो जोगी सीता मुझे एक सोफे पर आलती पालती मारे बैठा नजर आया। उस वक्त भी वो उसी हुलिये में था जिसमें मैं पहले भी उसे देख चुका था। बस अब शांत हो जा, उसने मुस्कुरा कर मायनी खेज अंदाज में कहा। जो कुछ तू चाहता था वो तूने पा लिया, अब चिंता किस बात की कर रहा है? हालात मेरे लिए साजगार नहीं है, मैंने इस्पात नजरों से जोगी को घूरते हुए कहा। मैं कब तक इस छत के नीचे छुपा बैठा रहूंगा? झरना के साथ एक दिन और खेल कूद ले, उसके बाद यहाँ से तेरा जाना पानी उठ जाएगा। तुझे जोगी के साथ मथुरा चलना होगा, अभी मुझे तेरी शिक्षा करनी है, तुझे कुंदन बनाना है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तूने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? उसने मुझे तेज नजरों से घूरते हुए बेहद संजीदगी से कहा। तुझे मेरे साथ किए हुए वादों पर चलना होगा। काली के मंदिर में उसके पवित्र चरणों में बैठकर वचन देना होगा कि तू जोगी सीताराम के साथ कभी धोखा नहीं करेगा। उसके बाद तुझे किसी पहाड़ी गुफा में मंडल में बैठकर शिव शंकर महाराज के लिए मेरा बताया हुआ जाप करना होगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने आजिज़ी से पूछा। वही जिसके कारण मैंने तुझे खोजा है, परंतु अभी उसका समय नहीं आया। अगर झरना को रहीमुद्दीन की खुदकुशी की असलियत मालूम हो गई तो क्या होगा? मैंने बात बनाने की कोशिश की। जब तक जोगी सीताराम नहीं चाहेगा कोई कुछ नहीं जान सकता, वो ठोस लहजे में बोला। बस अब अपना बोरिया बिस्तर लपेट ले, आज का दिन और गुजार ले, कल तुझे मेरे साथ चलना होगा। मेरी मुलाजमत का क्या बनेगा? नरक में झोंक दे अपनी मुलाजमत को, उसने गिरज कर कहा। मूर्ख, मैं तुझे धरती से उठाकर आकाश पर ले जाने की बात कर रहा हूँ और तू पाताल में डुबकी लगाने का सोच रहा है। अब तू दूसरों की नौकरी चाकरी नहीं करेगा, दूसरे तेरे चरणों में सर झुकाएंगे। तुझे किसी बात की चिंता नहीं होगी, तू जो चाहेगा वो मिलेगा, जो सोचेगा वो पूरा होगा।